हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज एक्चुअली हम आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट में जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का क्या मतलब होता है और कौन सी कंपनी कितना डिपॉजिट किन से एक्सेप्ट कर सकती है। कंपनीज एक्ट का जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 73 से लेकर के सेक्शन 76 तक का जो प्रोविज़न है वो डिपॉजिट को डील करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि डिपॉजिट से रिलेटेड प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में क्या है और जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो आई होप कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको डिपॉजिट से संबंधित जो जानकारी है आपको समझ में आएगी। और ये सीए के बच्चों के लिए जो आईपीसीसी के बच्चे हैं और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं या सीएस फाइनल के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए या जो भी लॉ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो कारगर साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स और आने वाले वीडियो से आप रूबरू हो सके। तो जैसा कि कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट का जो प्रोविज़न है, डिपॉजिट की अगर हम बेसिक बात करें कि डिपॉजिट से हम क्या समझते हैं कि डिपॉजिट होता क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसी तरीके से कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन बैंक का जो प्रोविज़न है, बैंक में अगर बात करें बैंकिंग का जो बिज़नेस होता है वो जनरली डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही उनका मेन बिज़नेस होता है और लेंडिंग करना होता है, लेकिन कंपनी का ये मेन बिज़नेस नहीं होता है। तो डिपॉजिट क्या होता है, तो डिपॉजिट ये एक्चुअली एक बोरोइंग है, एक यह बोरोइंग के टाइप है। डिपॉजिट इज़ अ टाइप्स ऑफ बोरोइंग मेड बाय द कंपनी, है ना, मेड बाय द कंपनी, मेड बाय द कंपनीज। तो यह एक बोरोइंग का टाइप है जो कि कंपनियों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट, ध्यान रखिए आप, डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकता है और डिपॉजिट अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। यह सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड से आपको पता होगा कि सिक्योर्ड का मतलब होता है जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते समय अपने किसी प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकता है ना, मूवेबल हो सकता है या इमूवेबल हो सकता है। तो अगर अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखती है कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते समय तो उस तरह के डिपॉजिट को हम सिक्योर्ड डिपॉजिट मानेंगे, सिक्योर्ड डिपॉजिट मानेंगे। और अगर नहीं रखती है तो हम उसको अनसिक्योर्ड डिपॉजिट मानेंगे, है ना। यानी कि डिपॉजिट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो सिक्योर्ड डिवेंचर होता है वो सिक्योर्ड डिवेंचर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं डिपॉजिट के बारे में कि डिपॉजिट इज अ टाइप्स ऑफ बोरोइंग मेड बाय द कंपनीज, इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। और सिक्योर्ड से मतलब ये है कि व्हेन द कंपनी क्रिएट द सिक्योरिटी ऑन इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द डिपॉजिट नोन एज सिक्योर्ड डिपॉजिट। तो ये तो बेसिक बात थी डिपॉजिट के बारे में कि डिपॉजिट होता क्या है। अब थोड़ा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। अब इससे आगे अगर बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि डिपॉजिट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में कि कौन सी कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब थोड़ा हम उसको डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट जब भी हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, जब भी आप डिपॉजिट पढ़ो आपको इस तरह से लिखना है। आप लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट को दो भागों में हम बांट देते हैं। सेक्शन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंपनी डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकती है। तो आपको एक तरफ लिखना है ना, इन एलिजिबल कंपनी, है ना, इन एलिजिबल कंपनी।
और दूसरी तरफ लिखना है आपको एलिजिबल कंपनीज, है ना। पहले समझते हैं कि ये इनएलिजिबल कंपनी डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में हम किसको मानेंगे, किसको कहा गया कि ये कंपनी इनएलिजिबल है, राइट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनएलिजिबल कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, राइट। इसलिए है प्राइवेट कंपनीज क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। आपको भी पता है कि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें आपको याद होगा कि प्राइवेट कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू इशू एनी प्रोस्पेक्टस टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। तो क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, इसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं, यानी कि इसमें जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो आपस में क्लोज होते हैं और उनकी संख्या लिमिटेड है, जो आपको पता है कि 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट अपने सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर सकती है। तो उसी को ध्यान में रख करके अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे इनएलिजिबल कंपनी प्राइवेट कंपनी को इसलिए कहा गया क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। किससे एक्सेप्ट नहीं करेगी? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए प्राइवेट कंपनी को फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट क्या माना गया? इनएलिजिबल कंपनी माना गया। और कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 73 है वो इसकी बात करता है, कहता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और हम इस कंपनी को इनएलिजिबल कंपनी मानेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 73 में प्राइवेट कंपनी की बात की गई है और इसको इनएलिजिबल कंपनी कहा गया है क्योंकि ये कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, अगर हम सेक्शन 76 को देखते हैं तो सेक्शन 76 एलिजिबल कंपनी की बात करता है और एलिजिबल कंपनी का मतलब यहाँ पे पब्लिक कंपनी है। एलिजिबल कंपनी का मतलब यहाँ पे पब्लिक कंपनीज है, लेकिन सारी पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी नहीं मानी जाएगी। वैसी पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप शेयर कैपिटल, पेडअप नहीं, नेटवर्थ जिसका नेटवर्थ 100 करोड़, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है, और दूसरा है कि जिसका टर्नओवर रुपीज़ 500 करोड़ और मोर है, और तीसरी चीज़ इसमें है और रेटिंग फ्रॉम रेटिंग एजेंसी। इसका रेटिंग भी ज़रूरी होगा रेटिंग एजेंसी से। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तब हम उस कंपनी को एलिजिबल कंपनी मानेंगे एज पर सेक्शन 76। एलिजिबल कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज़ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 500 करोड़ और मोर और रेटिंग फ्रॉम रेटिंग एजेंसी। तो इस रेटिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। भारत में कुछ एजेंसी है जिनको सेबी से लाइसेंस लेना होता है रेटिंग के लिए, जैसे इकरा, केयर, क्रिसिल। एक कुछ रेटिंग एजेंसी है जो कंपनियों की रेटिंग करती है। ये रेटिंग ठीक वैसा ही है जैसा आप गूगल पे अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अलग अलग दुकान के लिए, अलग अलग कोचिंग के लिए रेटिंग करते हैं। उसी तरीके से ये रेटिंग ऑथोराइज रेटिंग एजेंसी होती है जो कंपनियों का रेटिंग करती है। तो सर उस रेटिंग में क्या होता होगा? उस रेटिंग में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है कि कंपनी ने पहले अगर सिक्योरिटी इशू किए हैं, लाइक अगर कंपनी ने पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था तो उसका पेमेंट कंपनी ने किस तरीके से किया। क्या कंपनी ने पेमेंट करने में कोई डिफ़ॉल्ट भी किया है? कंपनी ने पहले अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट यानी कि रिडम्पशन समय से किया गया है? प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड समय से दिया गया है? कंपनी ने अगर डिवेंचर इशू किया है तो क्या उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट हर साल समय से दिया गया है? या जो भी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग वगैरह है, क्या उस रेस्पेक्ट में कंपनी ने अपना काम अच्छे से किया है या नहीं किया है?
लाजमी है कंपनी अगर अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएगी तो उसका रेटिंग अच्छा होगा, और अगर रेटिंग ख़राब होगा तो ध्यान रखे बात, इसके लिए भी सर्टेन रेटिंग रिक्वायर्ड है। अगर उससे कम रेटिंग होगा तो ध्यान रखे बात वो कंपनी, वो पब्लिक कंपनी होते हुए भी ये दो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगी भी, फिर भी वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में इनएलिजिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले डिपॉजिट जब भी आप पढ़ो, आपको ये दो सेक्शन अच्छे से समझना ज़रूरी होता है कि सेक्शन 73 जो है इनएलिजिबल कंपनी की बात करता है, और इसमें प्राइवेट कंपनी को कवर किया गया, जबकि एलिजिबल कंपनी सेक्शन 76 में डिफाइन किए गए, और इसके अकॉर्डिंग वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या अगर उसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और अगर उसने रेटिंग करवाया है और उनकी रेटिंग अगर सर्टेन रेटिंग एजेंसी से कराई गई है, और अगर रेटिंग के आधार पे वो बेंचमार्क पे खरी उतरती है, तो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये कहानी है एलिजिबल कंपनी और इनएलिजिबल कंपनी की। अब अगर थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हमें देखना पड़ेगा कि जो इनएलिजिबल कंपनी है, यानी कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहे तो इसके लिए क्या कंडीशन है, और अगर पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहे तो इसके लिए क्या कंडीशन है। अब फिर से हम थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं कि अब हम जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात आएगी तब क्या सिचुएशन आती है। आप होप सो कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम फिर से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे अपन। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे डिपॉजिट हम पढ़ रहे हैं, डिपॉजिट यहाँ पे सेक्शन 73 और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 76। तो 73 में हमने देखा था इनएलिजिबल कंपनी के हम बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम एलिजिबल कंपनी की बात कर रहे थे। अब अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात होगी तो सिचुएशन क्या है, इसके लिए कंडीशंस क्या है देख लेते हैं। जब भी किसी इनएलिजिबल कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि एक कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। किससे नहीं कर सकती है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इनएलिजिबल कहा गया है, क्योंकि ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, दूसरी बात अगर देखें हम, तो ये कंपनी है, एक कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। किससे? ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हाउ मेनी? तो कहता है 35% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे और इसका 35% जितना होगा उतना तक एक कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। किससे? मेंबर्स से। अच्छा, कितना परसेंट? तो 35%। ये लिमिट है, इससे ज़्यादा अपने मेंबर्स से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट वो कंपनी नहीं कर सकती है, एज पर सेक्शन 73। 76 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या सिचुएशन है? इसमें ऐसा है कि ये कंपनी अपने मेंबर्स से कितना कर सकती है? 10% ऑफ, अगेन सेम चीज़ें हैं, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। 10% ऑफ पेड अप, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 10%। अच्छा, एलिजिबल कंपनी जो होगी ये पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। किससे? पब्लिक से। पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए इसका जो लिमिट है दैट इज़ 25%। 25% ऑफ व्हाट? अगेन 25% ऑफ पेड अप, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम।
तो ये बेसिक प्रोविज़न हो गया, ये लिमिट हो गया कि कौन सी कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो इन एलिजिबल कंपनी 35% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, कहाँ से? ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बट एलिजिबल कंपनी जो होगी वो अपने मेंबर्स से 10% और पब्लिक से 25% एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कि एलिजिबल कंपनी के केस में भी अगर टोटल देखें तो टोटल 35% तो हो ही जाता है। तो ये कहानी हो गया कि कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। पहले मैंने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़े कि हम एलिजिबल कंपनी किसको मानेंगे और इन एलिजिबल किसको मानेंगे। दूसरे में हमने पढ़ा कि लिमिट कितनी है दोनों के लिए, एक इन एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और एक एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो इसके प्रोसेस क्या होंगे, है ना, प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो नेक्स्ट अब उसको देख लेते हैं हम लोग कि प्रोसेस क्या होगा, हाउ द कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और फ्रॉम द पब्लिक। इसके लिए क्या प्रोविज़न है देखते हैं अब आगे। अब है प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, है ना, प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। प्रोसेस क्या होगा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो सेक्शन 73 की कहानी थी उसमें क्या है प्रोविज़न। फिर से दो भागों में बांट देते हैं, सेक्शन 73 में कैसे करेंगे और सेक्शन 76 में कैसे करेंगे। तो सेक्शन 73 जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 73 केवल प्राइवेट कंपनी के लिए है जो कि इन एलिजिबल कंपनी के कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए जो एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया है वो क्या होगी। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा पहले इसके लिए, हाँ इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स के लिए हमें केवल पहले रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रिजोल्यूशन पास करके, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करके फिर हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करके क्या करेंगे, सर्कुलर इशू करेंगे। मेंबर्स से लेना है, कितना तक ले सकते हैं, 35% तक ले सकते हैं, लिमिट है। हमें क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रिजोल्यूशन पास करके, ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस करेंगे, रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, पास्ड बाय कंपनी, रिजोल्यूशन पास करेंगे। दूसरा अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर इशू करेंगे, सर्कुलर इशूड बाय कंपनी टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर्स इन DPT 1 फॉर्म, इन फॉर्म DPT 1। रिजोल्यूशन पास करने के बाद हमें एक सर्कुलर इशू करना होता है। ये सर्कुलर किसको इशू किया जाएगा, ये सर्कुलर मेंबर को इशू किया जाएगा, ठीक है। जो भी मेंबर्स है कंपनी के उनको हम DPT 1 में सर्कुलर इशू करेंगे। तो DPT 1 में सर्कुलर इशू कर देंगे और सर्कुलर इशू करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा, फिर पैसे आपके पास आ जाएंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जब हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक रिटर्न भी फाइल करना होता है। DPT 3 एक फॉर्म है जिसको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कहेंगे, हम रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विदिन 30 डेज, ओके, DPT 3 शैल बी फाइल टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विथ एप्लीकेबल फी। ये आपको करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, हमें DPT 3 फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना पड़ता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये है इन एलिजिबल कंपनी के लिए प्रोसेस कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो रिजोल्यूशन पास कर लेगी। रिजोल्यूशन पास करने के बाद वो सर्कुलर इशू करेगी, ठीक है,
कौन सा सर्कुलर, कैसा सर्कुलर? तो एक जस्ट लाइक एक ऑफर डॉक्यूमेंट की तरह होगा जो कि मेंबर के बीच में इशू किया जाएगा DPT-1 में। एक फॉर्मेट होगा DPT-1 का, उसमें हम इसको इशू करेंगे। इसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होगा कि कंपनी कितने दिन के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, वो तमाम सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएगी। उसके बाद है कि फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा और कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से 30 डेज़ के अंदर क्या करेगी, डिपॉजिट का रिटर्न फाइल करेगी, है ना। वो कौन से फॉर्म में जाएगा, वो DPT-3 में जाएगा। उसके बाद अगर हम एलिजिबल कंपनी की बात करें, हाउ द एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ओके। इसके लिए दो चीज़ें हैं। अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूं, अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी भी पास किया जा सकता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब होगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तब पास किए जाएंगे मेंबर के द्वारा जब जो डिपॉजिट का अमाउंट है, जो डिपॉजिट का अमाउंट है, अगर डिपॉजिट का अमाउंट बराबर है या लेस देन है ना, लेस देन है और इक्वल टू है कितना, किसके? तो अगर ए पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, पेड अप और फ्री रिजर्व, हमारा पेड अप और फ्री रिजर्व जितना है उससे अगर कम डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं या उतना तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब हमारा काम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही चल जाएगा। लेकिन अगर डिपॉजिट का अमाउंट, ठीक है, अगर डिपॉजिट का अमाउंट, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है चीज़, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, हाँ। तो अगर डिपॉजिट का अमाउंट कम है या बराबर है पेड अप और फ्री रिजर्व के, तो उस केस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिपॉजिट का अमाउंट, अगर डिपॉजिट का अमाउंट ज़्यादा है किससे? पेड अप से और फ्री रिजर्व से, तो इस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये तो रिजोल्यूशन की कहानी हो गई। सबसे पहले हमको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आइदर ऑर्डिनरी और स्पेशल, सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टेंसेस, जो भी स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग। रिजोल्यूशन पास कर लेने के बाद, ओके, अब हम रिजोल्यूशन जब पास कर लेते हैं तब हम क्या करेंगे, चूँकि पब्लिक के बीच में सर्कुलर इशू होना है क्योंकि ये एलिजिबल कंपनी है, तो रिजोल्यूशन पास करने के बाद अब आपको सर्कुलर ड्राफ्ट करना पड़ता है। वो जो सर्कुलर यहाँ पे DPT-1 था ना, वही वाला सर्कुलर अब यहाँ पे भी आएगा। तो क्या करेंगे, हम सर्कुलर को ड्राफ्ट करेंगे। रिजोल्यूशन की कहानी खत्म हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि कब रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी लगेगा और कब स्पेशल लगेगा। अब मतलब 76 में हमने क्या देखा, 76 में हमने देखा कि सबसे पहले रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, रिजोल्यूशन पास कर लेंगे, राइट। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम क्या करेंगे, सर्कुलर दूसरा काम, हालांकि सर्कुलर, लेकिन अभी एक बात यहाँ पे ROC से पहले अप्रूवल ले लेते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन फाइल टू ROC। जो भी रिजोल्यूशन पास करेंगे हम, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पहले फाइल कर देंगे। थर्ड पॉइंट होगा आपका आगे जो हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इशू सर्कुलर टू पब्लिक या जो मेंबर होगा, है ना। अब हम करेंगे इन किस फॉर्म में, DPT-1 में अब हम सर्कुलर इशू करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब आगे की जो काम है, अब हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट काम क्या करोगे आप, नेक्स्ट काम आपको करना है फॉर्म DPT-3 फाइल करना है। DPT-3 कितने दिन के अंदर फाइल करोगे, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको DPT-3 फॉर्म फाइल कर देना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो आई होप सो कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हम एलिजिबल कंपनी किसको कहेंगे, इन एलिजिबल किसको कहेंगे, राइट। लिमिट क्या है दोनों कंपनी के लिए, दोनों कंपनी कितना कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा
डिपॉजिट से ही रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड कुछ कॉमन बातें हैं जो हम करेंगे, उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब भी बातें इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या चीज़ें हैं और हम लोग उन चीज़ों को भी कवर करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब है कि डिपॉजिट की जब भी बात आती है ना, हमने एक कंपनी को वहाँ पे कवर नहीं किया, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। जब गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो ध्यान रखे बात, आपको बोलना है 35% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। ये तीनों का 35% जो लिमिट होगा, उतना गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। किससे? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक से। ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए लिमिट कितना हो गया? 35% हो गया। अच्छा, फिर और कुछ बातें अपन करते हैं इसमें। और क्या बातें करते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, डिपॉजिट सिक्योर्ड हो सकता है और डिपॉजिट अनसिक्योर्ड हो सकता है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? डिपॉजिट सिक्योर्ड हो सकता है और डिपॉजिट अनसिक्योर्ड हो सकता है। यहाँ पे प्रोविज़न कुछ ऐसा है, अनसिक्योर्ड के लिए तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर कोई कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो इस केस में कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को। क्या है प्रोसेस? प्रोसेस ये है कि जब भी कोई कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, इस केस में, ठीक है, सर्कुलर के इशू होने से पहले, सर्कुलर जो इशू किए जाएंगे, किस फॉर्म में कर रहे थे इशू हम? DPT 1 में। इससे 30 डेज बिफोर, कितने दिन बिफोर? 30 डेज बिफोर क्या करना है कंपनी को? कंपनी को, ठीक है, एक ट्रस्टी अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है? ट्रस्टी का एक अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी होगा। और ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या होगा? एक ट्रस्ट डीड बनेगा। किसके बीच में? ट्रस्टी के बीच में, और ट्रस्टी के बीच में और कंपनी के बीच में एक ट्रस्ट डीड बनेगा। और ये जो ट्रस्ट डीड होगा, ये कौन से फॉर्म में बनेगा? ये DPT 2 में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? ये DPT 2 में बनेगा। ये आपको याद रखना है अच्छे से। सिक्योर्ड डिपॉजिट जब भी एक्सेप्ट किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, तो सर्कुलर इशू करने से 30 दिन पहले एटलीस्ट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ट्रस्टी का जब अपॉइंटमेंट होगा तो एक ट्रस्ट डीड बनाया जाएगा। ट्रस्ट डीड किसके बीच में बनेगा? तो ट्रस्ट डीड कंपनी के बीच में और उस ट्रस्टी के बीच में बनेगा, जिसका फॉर्मेट DPT 2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। किस केस में? जब कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। और अगेन, सिक्योर्ड डिपॉजिट से यही मतलब है कि उस केस में, सिक्योर्ड डिपॉजिट के केस में क्या होगा कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेगी, है ना। सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड होगा तो क्या होगा? वो अपने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज का क्रिएशन करेगी, राइट। और फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम आते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड टाइम के बारे में बात करते हैं कि सर डिपॉजिट के लिए टाइम कितना होता है। हम डिपॉजिट, यानी कि कंपनी डिपॉजिट कितने दिन के लिए एक्सेप्ट कर सकती है, तो अब उसको देख लेते हैं हम लोग कि डिपॉजिट से रिलेटेड टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। अगेन डिपॉजिट देखते हैं कि इसमें टाइम का क्या कंसर्न है। ध्यान रखिए बात, डिपॉजिट जब भी हम टाइम की बात अगर हम करते हैं, तो इसका जो जनरल पीरियड है दैट इज 6 months ओके टू 6 months to 36 months। मिनिमम टाइम क्या होगा? 6 महीने, और मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 36 months। बट ध्यान रखे बात, ये लेस देन 6 months भी हो सकता है, ओके, फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। Prima facie, the duration of deposit is not less than 6 months and not more than 36 months. But subject to certain condition, in certain cases,
द टर्म मे बी लेस देन 6 मंथ फॉर द मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, जिसको वर्किंग कैपिटल आप बोलते हो ना। तो उन सब चीज़ों के लिए डे टू डे जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को मीट करने के लिए ये टर्म 6 महीने से कम भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लाजमी है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इंटरेस्ट ही है। इन्वेस्टर कहीं भी पैसा लगाता है तो उनको दो चीज़ चाहिए, एक है कि रिस्क कितना एसोसिएटेड है, दूसरा है कि रिटर्न कितना है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कहीं ना कहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, वो है कि उस पर रिटर्न क्या मिलेगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा। तो ध्यान रखे बात, डिपॉजिट पे जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, कोई भी कंपनी डिपॉजिट पे मनमाने ढंग से इंटरेस्ट नहीं दे सकती है। इस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा वो इंटरेस्ट आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट का। ओके, अगेन आरबीआई क्यों यहाँ पे आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि जब तक डिपॉजिट के इंटरेस्ट के लिए कानून नहीं बनाए जाएंगे, गाइडलाइन इशू नहीं किए जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ऐसे केस में क्या होगा कि जो कंपनीज है वो जब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा देने लगे। और जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे तो जो बैंकों का बिजनेस है, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बिजनेस क्या होगा, ख़राब होने लगेगा। अगर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और अगर एक कंपनी लोग ज़्यादा देने लगेगी तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का जो पैसा है वो यहाँ पे ज़्यादा आने लगेगा। बैंकों का जो बिज़नेस है कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगेगा। इसलिए डिपॉजिट के लिए आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी मनमाने ढंग से अपने तरीके से पेमेंट नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकों का बिजनेस अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बहुमूल्य भूमिका निभाती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा रूल बनाया गया है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि सर अगर कोई कंपनी 2 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो क्या अगर हम चाहें तो हम अपना पैसा पहले ले सकते हैं क्या? तो ऐसा प्रोविज़न है। अब उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्या कहता है प्रोविज़न, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करें तो जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा, जो ड्यूरेशन होगा मैच्योरिटी के समय, तो जब आप पैसा लोगे तो जितना पैसा आपको मिलना है उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिफोर मैच्योरिटी पीरियड अपना पैसा लेना चाहते हैं तो उस केस में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कि फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट 10% पे किया था। अब डिपॉजिट होल्डर अपना पैसा समय से पहले लेना चाहता है, तो समय से पहले लेने के केस में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें से 1% घटा करके जो इफेक्टिव रेट होगा उसी रेट से उनका पैसा उस पर इंटरेस्ट जोड़ के दे दिया जाएगा। यानी कि अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, डिपॉजिट होल्डर अगर अपना पैसा मैच्योरिटी पीरियड से पहले लेना चाहते हैं तो उस केस में 10 में से 1% हम घटा दे रहे हैं, बच रहा है 9%। तो इन्वेस्टर को जो पैसा वापस होगा वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 9% इंटरेस्ट, यानी कि 1% कम करके उनका पैसा उनको दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम गौर करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, तो ये बहुत बेहतर इंस्ट्रूमेंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप बैंकों की एफडी से अगर इसको कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में अगर आप समय से पहले उसको ब्रेक कर रहे हो, समय से पहले अगर आप पैसा ले रहे हो तो ड्रास्टिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। वहाँ पे रिटर्न बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन डिपॉजिट के केस में अगर हम किसी कंपनी के डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे मात्र 1% कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, और फिर आपके पैसे आपको दे दिए जाते हैं। अब इतनी सारी बातें हो गई। अब एक और बात है डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में, और वो है डिपॉजिट से रिलेटेड इंश्योरेंस की बात। अब थोड़ा सा इसको चर्चा हम लोग करते हैं कि डिपॉजिट में इंश्योरेंस का क्या मतलब है। देखते हैं कि क्या होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस।
डिपॉजिट इंश्योरेंस। यहाँ पे प्रोविज़न ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, राइट, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो उस डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है ना, इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस होने से क्या मतलब है? जब इंश्योरेंस होगा तो डिपॉजिट होल्डर का पैसा सेफ रहेगा। मतलब किसी कारण से अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, किसी कारण से अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है, देन इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? डिपॉजिट होल्डर का पैसा देगी। लेकिन इसमें एक कैप है, कितना तक पैसा आपको मिलेगा? मैक्सिमम 20,000। मतलब फॉर एग्जांपल कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। उसमें XYZ ने पैसा लगाया था, X ने 10,000 लगाया था, Y ने 20,000 लगाया था और Z ने 50,000 रुपया लगाया था। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, ओके, आफ्टर सम टाइम द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, राइट। देन क्या होगा कि अब उस समय कितना पैसा किसको दिया जाए, दैट इज द क्वेश्चन। ध्यान रखिए उस केस में X को कितना पैसा मिलेगा? 10,000। इसलिए क्योंकि 10,000 रुपीज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द X एंड द मैक्सिमम कैप विच एवर इज़ लोअर, तो दोनों में से लोअर कौन है? 10,000। तो इसको 10,000 मिल जाएगा। Y 20,000 इन्वेस्ट किया और 20,000 विच एवर इज़ लोअर, दोनों इक्वल है तो 20,000 इसको मिल जाएगा। तीसरा है Z, 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड है और 20,000 हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, तो 50,000 एंड 20,000 विच एवर इज़ हायर, यानी कि मैक्सिमम कितना मिलेगा पैसा? तो 20,000 मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द डिपॉजिट होल्डर एंड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कैप ऑफ ₹20,000, है ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो किस तरीके से डिपॉजिट होल्डर के पैसे का इंश्योरेंस भी कराया जाता है। और अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, देन वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि उनका पैसा 20,000 तक सेफ रहेगा, 20,000 तक रुपये उनको वापस किए जाएंगे। आई होप सो कि डिपॉजिट से संबंधित चीज़ें आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है डिपॉजिट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स हम आपके क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब इसमें डिपॉजिट में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सेक्शन 174 है जो ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, वो यह बताता है। सेक्शन 74 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 74 एक्चुअली सेक्शन जो 74 है वो ये बोलता है कि अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोई डिपॉजिट लिया गया था, है ना, अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। अब ये जो प्रोविज़न है ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न है। ट्रांजिशनल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पुराने एक्ट से नए में आ रहा है। इसको इस तरह के प्रोविज़न को ट्रांजिशनल प्रोविज़न कहते हैं, जो पुराने एक्ट से नए एक्ट में आया। तो सेक्शन 74 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट अगर किया है तो पहला पॉइंट तो ये कहता है कि उसे विदिन 3 मंथ्स, है ना, कितने महीने के अंदर? विदिन 3 मंथ्स ROC को DPT3 एक रिटर्न फाइल करके दे देना है। कितने दिन के अंदर? विदिन 3 मंथ विथ फी। लेकिन बड़ी विडम्बना है एक्चुअली, इन्होंने लिखा ज़रूर कि 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल कर देना है, लेकिन एक्चुअली MCA को इस फॉर्म को नोटिफाई करने में ही 3 साल लगे, राइट। तो एक्ट में ज़रूर ऐसा प्रोविज़न था कि एज पर सेक्शन 74 विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी शैल हैव रिक्वायर्ड टू फाइल DPT3 ओके टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विथ एप्लीकेबल फीस। बट प्रैक्टिकली ये फॉर्म आने में 3 साल लग गए थे, तो फिर उसके बाद इसको फाइल किया गया था। बट हाँ, सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये समय इतना ही है। दूसरा क्या कहता है इसमें? दूसरा कहता है कि पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है तो ध्यान रखें बात, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि आपने जब इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, और 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स किस दिन से? तो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि 1
अप्रैल 2014 से। इसी दिन से कंपनीज एक्ट 2014 लागू हुआ था, है ना। कब से लागू हुआ था? इस दिन से कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ था। तो दो चीज़ें देखना है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कब किया गया, उससे मैच्योरिटी पीरियड उसके अकॉर्डिंग कितनी है, और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2014 से 3 साल, दोनों में से, है ना, दोनों में से जो अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा डिपॉजिट का पेमेंट कर देना पड़ेगा। मतलब अगर 1956 में डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया था, मैच्योरिटी पीरियड 2019 में आ रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 तो 14 में ही लागू हो गया, 1 अप्रैल 14 से, तो 14, 15, 16 3 साल के अंदर इनको पेमेंट कर देना पड़ेगा। और अगर मैच्योरिटी पीरियड अगर 2015 में ही आ रहा है तो आपको 2015 में पेमेंट कर देना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। मैच्योरिटी पीरियड किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, राइट। एंड दूसरा क्या देखना है, और फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट 3 साल, है ना। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद हम 3 साल देख लेंगे, दोनों में से जो पहले आएगा हमें पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो सेक्शन 74 ट्रांजिशनल प्रोविज़न है जो ये बताता है, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम देखें, अगर सेक्शन अगर हम 75 की बात करें, तो 75 कहता है कि अगर 74 का वायलेशन होगा, है ना, 74 का अगर वायलेशन आप करोगे तो इसके लिए सज़ा क्या है, पीनल एक्शन की बात करता है। तो कंपनीज एक्ट के लगभग हर सेक्शन के पीछे पीनल एक्शन है ना, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो 74 का अगर वायलेशन होता है तो 75 में पेनाल्टी वगैरह बताए गए हैं कि क्या पेनाल्टी वगैरह लगेगा, राइट। उसके बाद है सेक्शन 76 है ना, सेक्शन 76 है, और फिर सेक्शन 76A आता है ना, सेक्शन 76 आता है और फिर सेक्शन 76A आता है। 76 में अगर हम बात करें तो मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आपको बता दिया है कि 76 एलिजिबल कंपनी की बात करता है, और जो 76 है, 76 बात करता है कि अगर 73 का और 76 का अगर वायलेशन होता है, मतलब सेक्शन 76 क्या कहता है, देखिए 73 में हमने जो भी पढ़ा और सेक्शन 76 में हमने जो भी पढ़ा है, राइट। अगर इसका वायलेशन होता है, इस दोनों सेक्शन का अगर कुछ भी वायलेशन होता है तो इस सेक्शन में पेनाल्टी और एक्शन बताए गए हैं कि आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिए जाएंगे और आपको कितना पेनाल्टी देना पड़ सकता है। और सेक्शन 74 जो ट्रांजिशनल प्रोविज़न था, अगर इसकी अगर अवहेलना होती है तो आपको सेक्शन 75 में पेनाल्टी देना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, ओके। और अगेन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम समय समय पे आपको लॉ, फाइनेंस और टैक्सेशन से संबंधित जानकारी से अपडेट करता रहूं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।